स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आइए देखते हैं राजनीति शास्त्र का ये मॉडल पेपर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो मॉडल पेपर जारी किया है, जिसमें प्रत्येक विषय के 5-5 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो इंटरनेट पर जो मॉडल पेपर जारी किया है इंटर आर्ट्स के लिए, ऐसे सभी सब्जेक्ट का उसमें मॉडल पेपर जारी किया गया है, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो या फिर कॉमर्स का हो। 6 दिसंबर 2024 को ये मॉडल पेपर जारी किया गया है, 6 दिसंबर 2024 को। तो उसमें ये राजनीति शास्त्र की ये मॉडल पेपर है और इसमें जो पैटर्न है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ही है, यानी कि जिस पैटर्न पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो एग्ज़ाम ले रहा है उसी के पैटर्न पर है। तो ये विद्यार्थियों के लिए है कि आप अपना प्रैक्टिस सेट कर लें, ताकि आपको परीक्षा के पैटर्न की भी जानकारी हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे जो सभी जो प्रश्न हैं वो आपके सिलेबस के ही हैं। तो राजनीति शास्त्र यानी कि ये पॉलिटिकल साइंस का ये मॉडल पेपर है। आइए देखते हैं इसको, और इसमें देखते हैं हम। इसका पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे इसमें 1 से लेकर के 100 तक ये प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन हम इस वीडियो में 100 प्रश्नों को नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको 2-3 खंड में करके हम लोग देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में जो है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। हालांकि इसमें आप जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न इसमें दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपको परीक्षा में केवल 50 प्रश्न को ही बनाना पड़ता है, यानी कि 100 प्रश्नों में से किसी 50 प्रश्नों को आप बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, ये एक आपके पास मौका है बहुत अच्छा नंबर लाने के लिए, क्योंकि आप 50 नंबर नहीं बल्कि 100 नंबर मान के चलें और आपको 100 नंबर में से किन्हीं 50 प्रश्नों को उसमें चुन करके बना लेना है। तो काफ़ी इजी पैटर्न कहा जाएगा और आप थोड़ा सा अगर मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि देखिए, भारतीय संविधान में भारतीय जो राष्ट्रपति की निर्वाचन के लिए जो अनुच्छेद जो वर्णित किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 54-55 में जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातें उसमें कही गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है, ये बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है, यानी कि वो राज्य का अध्यक्ष होते हैं। ये भारत की जो राष्ट्रपति होता है उसकी संवैधानिक स्थिति में है कि क्योंकि भारत को राज्य भी कहा गया है, तो वो राज्य का अध्यक्ष होता है। इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है, यहाँ से तीसरा प्रश्न है कि कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है, यानी कि जो कैबिनेट होता है जिसमें कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, तो उसमें कैबिनेट का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है, यानी कि प्रधानमंत्री इसका सही जवाब होगा, जो कैबिनेट मेहराब के आधारशिला उनको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ से प्रश्न आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल का घोषणा कर सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के इमरजेंसी की बात कही गई है, यानी कि जो इसमें अनुच्छेद 352, 356 और फिर 360। तो इसके तहत जो है कि 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, जिसमें यहाँ पे है कि देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 352 के तहत ये होता है और इसमें राष्ट्रपति देशव्यापी इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, जैसा कि 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। और इंदिरा गांधी ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की थी 25 जून और 1975। डेट याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि किस तारीख को ये घोषणा किया गया था। तो अनुच्छेद 352 के तहत देशव्यापी घोषणा हो सकती हैं। अनुच्छेद 356 जो है, यानी कि जो ये 356 है, ये राष्ट्रपति शासन होता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। और अनुच्छेद 360 जो होता है वो बीटी आपातकाल को दर्शाता है, यानी कि अनुच्छेद 360 के तहत किसी देश में, यानी कि भारत में अपने कहें तो बीटी आपातकाल की घोषणा हो सकती है। हालांकि बीटी आपातकाल अभी तक घोषित नहीं हुआ है कभी भारत में। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यहाँ पे मनोनीत किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं या किया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उनकी संख्या 12 होती है, यानी कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऐसे आप जानते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो 250 होते हैं।
200, लेकिन अभी 245 यानी कि 200 जो 38 जो सदस्य होते हैं वो वहाँ पे चुनाव होता है, और 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है, किसे कहा गया है? राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? देखिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है, ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है, और इसका सही जवाब है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो दिया है, यानी कि राज्यपाल। राज्य के शासन में केंद्र का जो प्रतिनिधि होता है, यानी कि केंद्र सरकार का जो प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं वो राज्यपाल होते हैं, क्योंकि राज्यों में जो स्थिति भारत में राष्ट्रपति का है वही स्थिति राज्यों में राज्यपाल का होता है, और वो राज्यपाल क्या होता है तो केंद्र का प्रतिनिधि होता है। अगला प्रश्न इसका देख सकते हैं कि कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है? कोई मंत्री संसद या विधायक नहीं है उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य होता है? तो उसको 6 महीने का टाइम होता है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री संसद या विधायक नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर उसे संसद या विधायक होना अनिवार्य होता है, यानी कि ऑप्शन इसका आप देख सकते हैं ऑप्शन बी सही जवाब है इसमें, यानी कि 6 महीने का टाइम रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अभी इसके पहले वाले प्रश्न में ये चर्चा हुई, अभी उसमें बताया गया था कि अनुच्छेद 356 के तहत जो है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब ये राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है ये भी यहाँ पे थोड़ा सा जान लेना जरूरी है कि राष्ट्रपति शासन आखिर लगाया ही क्यों जाता है। देखिए राष्ट्रपति शासन लगाने का मुख्य कारण ये होता है कि अगर उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि उसमें जितने जो राजनीतिक दल जो चुनाव में भाग लेते हैं किसी कारण से वहाँ की जो वर्तमान सरकारें हैं वो गिर जाती हैं और वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि कोई भी जो राजनीतिक दल है वो इस स्थिति में नहीं होता है कि वो सरकार बना सके, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यानी कि राज्यपाल सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है कि कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और महाभियोग के कारण राष्ट्रपति को अपना पद भी छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन महाभियोग जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 61 में है। ये भी आपको जान सकते हैं कि अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और उनको अपने पद से हटना भी पड़ सकता है। तो इसमें कौन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि तो इसमें इसका सही जवाब है कि कौन सा, ये यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो शक्ति है यानी कि वो संसद के पास है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसमें बी सही होगा, यानी कि संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और अनुच्छेद 61 के तहत, ये भी जान लीजिए। इसके बाद के प्रश्न देख सकते हैं कि कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है? प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है और अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया तो उसमें प्रधानमंत्री भी अपने पद से हट सकते हैं, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव ये कौन सा सदन लेके आती है ये यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि जो लोकसभा होती है, यानी कि लोकसभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कितने दिनों के लिए होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है राष्ट्रपति के जैसा ही होता है, यानी कि वो भी 5 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल होता है। इस तरीके से ऑप्शन सी इसमें सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है यानी कि राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही जवाब इसका। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा और प्रधानमंत्री की सलाह से जो राष्ट्रपति होते हैं वो और जो है कि मंत्रियों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी कन्फ्यूजियस भी प्रश्न है, काफ़ी कन्फ्यूज करता है कि राज्य में जो मंत्री परिषद होती है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है उसका अध्यक्ष होता है, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? और इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन ए जो है, यानी कि विधानसभा, यानी कि मंत्री परिषद जो होती है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद के प्रश्न है कि संविधान में राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्य में जो यूनिवर्सिटी होती हैं यानी कि जो विश्वविद्यालय होते हैं तो उसमें कुलपति यानी कुलाधिपति, वहाँ का जो वाइस चांसलर होता है, जो वीसी होता है, वो कौन होता है? तो जो राज्यपाल होते हैं
जो वो वहाँ के मतलब कुलाधिपति होते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन इसमें बी सही है कि राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 16 नंबर ये प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करते हैं, ऐसे राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत उनको ये अधिकार हैं कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करे। तो इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष ये बताना है यहाँ पे। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो B.R. अम्बेडकर थे वो संविधान सभा के यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब संविधान सभा में भी जो है कि 2 प्रकार के अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। जैसे यहाँ पर अध्यक्ष पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे और B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 1946 में ही संविधान सभा का गठन हुआ था और उसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष, अभी इसके पहले वाले प्रश्न में था संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हमने बताया था कि जो भीमराव अम्बेडकर थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। अभी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन अब यहाँ पे जगह पूछा जा रहा है कि किस जगह पे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, यहाँ पे बताना है। तो ये आप देख सकते हैं और इसका सही जवाब है कि दिल्ली में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दिल्ली में हुई थी और 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। हालांकि बाद में ये संख्या फिर से बाद में परिवर्तित भी हुई, लेकिन चूँकि जब संविधान सभा बना था तो उस समय सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी ये बताना है। और इसका सही जवाब है कि उसमें 389 कुल सदस्य थे। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्यों को चुना गया था और इसमें 15 की संख्या में महिलाएं भी थीं, यानी कि महिलाओं की संख्या भी उसमें 15 थी, महिला सदस्यों की संख्या थी। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है यानी कि संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियाँ गठित की गई थी। संविधान सभा चूँकि भारत में संविधान निर्माण के लिए बनी थी और जाहिर सी बात है कि भारतीय संविधान सभा के सामने विभिन्न पहलू थे, विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, तो उन सभी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने हेतु उस पर चर्चा करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां भी बनी थी। ये बताना है कि समितियों की कुल संख्या कितनी थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब 16 प्रकार की समितियाँ बनाई गई थी, यानी कि 16 समितियाँ कुल बनी थी। और नेक्स्ट है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा किया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। क्योंकि संविधान का एक जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग यहाँ से होता है, तो जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा था कि ये प्रस्तावना जो है कि संविधान का हिस्सा नहीं है। उसमें देखिएगा, इसमें ये जो 1973 में जो केस हुआ था, केशवानंद भारती का जो ये केस हुआ था 1973 में, फिर गोलकनाथ भी, ये सब कर्नाटक के मामले हैं। तो उसमें ये बताना है कि कौन से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बात कहा था कि संविधान सभा का ये जो प्रस्तावना है संविधान का वो इसका हिस्सा नहीं है। तो ये बेरुबरी केस में ये कहा गया था कि ये जो है कि संविधान जो प्रस्तावना है वो उसका हिस्सा नहीं है। जबकि केशवानंद भारती वाले जो केस में हुआ था तो उसमें ये माना गया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है और प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वो संविधान के वो नियमों के मतलब अधीन ही होना चाहिए। यानी कि इन दोनों मामलों में ये माना गया है कि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में ये समाजवाद है, पंथनिरपेक्षता है, समाजवाद, ये सब वहाँ पर जुड़े गए हैं। तो ये बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद इसमें ये जो 44वां संशोधन होता है 1976 में इसको जोड़ा गया था और इसमें सही जवाब इसका है यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है 25, ये प्रश्न है कि किस देश के संविधान से भारत के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया गया है। भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में है और भाग 4 है, यानी कि भाग 4 में
भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व हैं, और जिसमें नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कहा गया है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, यानी कि भारत सरकार जो होगी लोगों की भलाई या लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाएंगी। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो देखिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो अन्य देशों के भी संविधान है। आयरलैंड से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से भी विधि को लिया गया है, कनाडा के संविधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, यानी कि अलग अलग देशों के संविधान से भी कुछ बातों को लिया गया है। फिलहाल अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और अनुच्छेद 36 से 51 में है, भाग 4 में 36 से 51 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है, और ये इसके द्वारा ये कहा गया है कि भारतीय संविधान में आवश्यकता पड़ने पर भारतीय संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। 356 आपको बता दें कि 356 जो है कि राष्ट्रपति शासन है, 360 बीटी आपातकाल से संबंधित है, 368 संविधान में संशोधन की बात करता है, और 370 जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। हालांकि अब 370 को हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से लिया गया है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है? न्यायिक समीक्षा, जिसको न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत ये दिया गया है। तो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? और इसका सही जवाब है कि ये जो लिया गया है यानी कि अमेरिका से लिया गया है, कि भारतीय संविधान अगर कोई अधिनियम बनाता है या कोई कानून अगर भारतीय संविधान के अंतर्गत हैं तो उसका एक न्यायिक पुनरावलोकन भी होता है, और उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि उसमें वो पुनरावलोकन कर सकते हैं, यानी कि उसमें उसको देखते हुए उसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी? 28वां ये प्रश्न है, और इसका सही जवाब है कि संघात्मक शासन की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई थी? कनाडा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से छीन ली गई है? यानी कि राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियाँ जो दी गई हैं तो वो किस संविधान से ली गई हैं, किस देश के संविधान से लिया गया है? और इसका सही जवाब है कि वो जो है कि जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 अनुभाग थे, और उसमें 12 जो है कि अनुसूचियाँ थीं। इस तरीके से इसका सही जवाब है कि यहाँ पर आपको सिर्फ बताना है कि अनुच्छेद कितने थे मूल संविधान में, यानी कि संविधान का जो मूल रूप था उसमें अब तो अनुच्छेद की संख्या ज़्यादा हो गई है, लेकिन संविधान जब बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन हुआ है उसमें 3 प्रकार की सूचियाँ बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और इन सभी जो है कि सूचियों में अलग अलग विषय रखे गए हैं। संघ सूची के अंतर्गत आप जानते हैं कि इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार को होता है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, लेकिन समवर्ती सूची का जो विषय होता है उस पर राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर मतभेद की स्थिति में केंद्र सरकार का जो कानून होगा वही मान्य होगा। फिलहाल यहाँ पर है कि विदेश संबंध, ये तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब विदेश संबंध जो है कि ये संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि विदेशी मामले में जो भी फैसला होता है वो केंद्र सरकार का होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें संघ सूची में ये विषय रखा गया है। 33 का ए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ख्याति प्राप्त लेखक ने भारत को अर्ध संघ कहा है? यानी कि भारत के किस ख्याति प्राप्त लेखक ने कहा था भारत की एक अर्ध संघ है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि केसी वेयर ने ये बात कही थी कि भारत जो है कि एक अर्ध संघ है। नेक्स्ट है गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था? गोस्वामी समिति का गठन हुआ था 1990 में हुआ था, और गोस्वामी जो थे यानी कि दिनेश गोस्वामी उनका नाम था, तो ये भारत के एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, और उन्होंने जो है कि चुनाव से संबंधित अपनी सिफारिशें पेश की थी। यानी कि ये जो गोस्वामी समिति बनी थी तो 1990 में बनी, और इन्होंने चुनाव से संबंधित अपनी सिफारिशें पेश की थी कि भारतीय संविधान में जो भारत में जो चुनाव प्रक्रिया हैं उसमें कुछ सुधार करने हेतु इस समिति ने अपना सिफारिश किया था और अपना प्रतिवेदन दिया। तो ये अभी फिलहाल 32 जो प्रश्न थे इस पहले मॉडल पेपर के हैं। हालांकि सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लाने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके नेक्स्ट जो प्रश्न होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, यानी कि दूसरे वीडियो में आएगा। और ये सभी जो प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये संभावित प्रश्न है कि आपके बोर्ड की परीक्षा में ये आ भी सकते हैं।